हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता नर्सिंग नोट्स। जो आज का टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इंफ्रक्शन एमआई या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रक्शन, जिसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। हार्ट अटैक वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, जिससे कि 29.9 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड देखे गए हार्ट अटैक के। अगर हार्ट को प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिल पाया तो वहां की सेल परमानेंटली डैमेज हो सकती है और वहां पर इंफ्रक्शन हो सकता है। ओके, तो ये एक बहुत ही सीवियर केस है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले इस टर्म का मीनिंग जान लेते हैं। मायो मीन्स होता है मसल्स, मायो मीन्स मसल्स। कार्डियल, कार्डियल मीन्स होता है हार्ट, कार्डियल मीन्स हार्ट। तो यहां पर क्या है, हार्ट की मसल्स। इंफ्रक्शन, इंफ्रक्शन मीन्स होता है डेथ ऑफ सेल या फिर टिश्यू, सेल या फिर टिश्यू का डेथ होना। इट मीन्स हमारी जो हार्ट की मायोकार्डियल सेल या फिर टिश्यू है उनकी डेथ हो रही है। ओके, जिसे कि कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो अभी होता क्यों है देखते एक बार। MI रेफर्स टू द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, बाय विच मायोकार्डियल टिश्यूज, मतलब हमारे हार्ट के जो मायोकार्डियल टिश्यू है, कार्डियोसाइट जो सेल्स है, ओके, वो क्या हो रहे हैं, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ओके, अगर हार्ट को प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो वहां के जो मायोसाइट्स है, मायोसेल्स है, वो परमानेंटली क्या जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये कहां पर होगा, इन द रीजन ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, दैट आर डिप्राइव्ड ऑफ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि हार्ट के उस पार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जा पा रहा। ब्लड में हमारे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हर एक सेल एंड टिश्यू के लिए रिक्वायर्ड होता है, ताकि सेल अपना मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली कर सके। उसी तरीके से हमारा हार्ट एक बॉडी का वाइटल ऑर्गन है, तो इससे भी क्या होता है, ब्लड की नीड होती है। ओके, ये तो पूरा पंपिंग एक्शन करता है हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो हार्ट का अपना एक ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो अगर हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन में कोई रुकावट आती है, वो एडिक्वेट नहीं है, तो वहां की मायोकार्डियल इस्कीमिया मीन्स वहां की जो सेल्स है उसमें इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया मीन्स होता है किसी सेल या फिर टिश्यू को ऑक्सीजन रिच ब्लड ना पहुंच पाना, मतलब सेल एंड टिश्यू तक ऑक्सीजन ना जा पाना, उसे इस्कीमिया बोलते हैं। तो ये हमारे हार्ट में हो रहा है, तो ये मायोकार्डियल इस्कीमिया। बिकॉज ऑफ ए रिड्यूस्ड, यहां पर कमी आ गई है किसकी, बिकॉज ऑफ ए रिड्यूस्ड कॉर्नरी ब्लड फ्लो। हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है उसे हम कॉर्नरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ये कॉर्नरी आर्टरी जो हार्ट में होती है, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। ओके, तो ये कॉर्नरी आर्टरी जो होती है हार्ट को, ये पूरी तरीके से क्या करती है, रैप करती है। तो मेनली जो कॉर्नरी आर्टरी निकलती है वो हमारी कहां से निकलती है, आयोटा से निकलता है, आयोटा के साइनस से। ओके, तो कॉर्नरी आर्टरी 3 होती है। इस साइड जो है वो है राइट कॉर्नरी आर्टरी, जो कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड सेप्टम को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई देती है। राइट कॉर्नरी आर्टरी से और भी मार्जिनल ब्रांचेस ऑफ कॉर्नरी आर्टरी निकलती है, जो कि इसके साइनोएट्रल नोड को, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम को, और एवी नोड को भी क्या करती है, ब्लड सप्लाई देती है। इस साइड जो है वो है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरी हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का काम होता है कि हार्ट के लेटरल साइड में, मींस हार्ट के साइड में क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई देता है। एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी मेनली हमारे वेंट्रिकल, मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल में और हार्ट के एंटीरियर रीजन में, फ्रंटल रीजन में क्या करता है, ब्लड सप्लाई देता है। अगर लेफ्ट साइड एंटीरियर में ब्लड सप्लाई देगा तो राइट साइड कौन से साइड में ब्लड सप्लाई देगा, पोस्टीरियर साइड में देगा ब्लड सप्लाई।
और इसमें बहुत सारी और भी मार्जिनल आर्टरीज होती है जो कि हार्ट के अंदर क्या होती है, डीपली इनसाइड होती है, इन्वेड होती है। तो वो भी क्या करती है, हार्ट को कॉर्नरी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। अगर इस सर्कुलेशन में कोई रुकावट आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए यहां पर, ओके, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसके बहुत सारे कारण है, ठीक है। अगर सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, और जिस भी रीजन तक ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा वहां के सेल एंड टिश्यू को ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो उससे क्या होगा, वहां के सेल एंड टिश्यू में नेक्रोसिस होगा। इट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स होता है सेल एंड टिश्यू की डेथ होना, उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो यहां पर अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो यहां की जो हार्ट की मसल सेल्स होती है, मायोकार्डियल सेल्स या फिर कार्डियोसाइट्स जो होते हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। और डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू अगर इस तरह से हार्ट के एक रीजन में, जिस भी रीजन में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा वहां के सेल एंड टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, उसी को हम इन्फ्रक्शन बोलते हैं। अब ये हार्ट अटैक मेजर जो हार्ट अटैक होता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में अधिक पाया गया है, क्योंकि राइट साइड जो हार्ट होता है वो स्मॉलर होता है अगर हम कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड से। ओके, ये पार्ट जो होता है ये काफी क्या होता है, बल्कि होता है, बड़ा होता है, और इसका मेन काम क्या होता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करना, ब्लड को पंप आउट करना। और राइट जो साइड है वो ओनली क्या करता है, इसका काम है सिर्फ लंग्स तक ब्लड सप्लाई देना। तो इस पे इतना वर्कलोड नहीं है, ज्यादा वर्कलोड किस पे, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, क्योंकि इसको ब्लड फोर्सफुली पूरे बॉडी में क्या करना है, पंप करना होता है। तो अधिक जो हार्ट अटैक देखे गए मेजर वाले वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में अधिक देखे गए, ठीक है। तो वहां पर अगर ब्लड नहीं जा पाएगा किसी भी रीजन ऑफ हार्ट में, ठीक है, एक कॉर्नरी आर्टरी या फिर दो कॉर्नरी आर्टरी या फिर तीन की तीन कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक्ड हो सकती है, उसी को इन्फ्रक्शन बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन में रिस्क फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स जिनके कारण मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करें, तो उसके रिस्क कम हो सकते हैं। ओके, तो ये हम पढ़ रहे हैं रिस्क फैक्टर्स। पहला है नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर पहला है एज। एज में जो मैन है उनकी उम्र 50 साल से ऊपर, ओके, और जो वुमेन्स है उनमें 45 ईयर्स के ऊपर जो होता है वो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन होने के चांसेस या फिर कोई भी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एजिंग में हमारी अंदर की जो सेल्स होती है वो अपना आप ही डैमेज होनी शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है सेक्स, मींस किस में अधिक पाया जाता है, मेल्स में या फीमेल्स में। तो हार्ट की डिजीज अक्सर मैन में अधिक देखी जाती है, क्योंकि जो वुमेन्स होते हैं उनमें जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है वो उनको बहुत सारी हार्ट की डिजीज से बचा देता है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस मींस हेरिडिटी, अगर किसी की फैमिली में किसी को पहले कोई हार्ट डिजीज है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स को, तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी में भी वह बीमारी देखी जा सकती है। इसमें हम जेनेटिक में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फिर है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर, अगर किसी पर्सन को पहले पुरानी कोई हिस्ट्री है हार्ट की, तो आने वाले टाइम में उसको कोई भी हार्ट की कंडीशन या दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इसमें आप एक ऑटो इम्यून डिजीज लिख सकते हो, जिसमें कि एग्जाम्पल है रूमेटिक आर्थराइटिस, जो कि हमारे हार्ट की वॉल्स को भी और मसल्स को भी डैमेज कर देती है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं मॉडिफाइबल, मीन्स ऐसे रिस्क फैक्टर जिसको कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। पहला है आपका हाई फैटी डाइट, अगर अपनी डाइट को हम अच्छा ले, हेल्दी ले, तो हार्ट की डिजीज कम हो सकती है। हाई फैटी मीन्स कोलेस्ट्रोल भरी डाइट। अब हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रोल्स होते हैं, कौन कौन से हैं, एक है एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, और एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल चेक कराने के लिए हमें अपनी बॉडी का पूरा लिपिड प्रोफाइल चेक कराना होता है। हाई सोडियम डाइट, अगर हम अपनी डाइट में अधिक अमाउंट में सोडियम लेते हैं तो उससे बीपी इंक्रीज हो सकता है। तो कितने से अधिक बीपी? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अधिक बीपी क्या है? हार्मफुल है। तो हाई बीपी क्या करता है? हमारी कॉर्नरी आर्टरीज की वॉल को या फिर किसी भी बॉडी में जो आर्टरीज है उनकी वॉल को डैमेज कर सकता है और वहां पर प्लेक इकट्ठा हो सकता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग अल्कोहल बहुत ही टॉक्सिक भरे सब्सटेंस है। स्मोकिंग में जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं, हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, वो आर्टरीज की वॉल को डैमेज और रैप्चर कर देता है, जिससे कि वहां क्या हो सकता है? प्लेक वगैरह या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह बोलते हैं, वो इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग इसकी वॉल को, आर्टरीज की जो अंदर की इंटिमा लेयर है उसको डैमेज कर देगा। अल्कोहल से बीपी भी इंक्रीज होता है और अल्कोहल में अधिक कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर किसी की दिनचर्या ऐसी है कि वो दिन भर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता है या कोई भी काम नहीं करता है, दिन भर लेटे रहता है, तो उसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, जिससे कि पर्सन में ओबेसिटी, मोटापा आ सकता है। फिर है सीवियर हाइपोक्सिया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना, या फिर किसी व्यक्ति को एनीमिया है, अगर एनीमिया है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, और जो हमारा एचबी होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है मॉलिक्यूल, उसका काम है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर पर्सन की बॉडी में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी नहीं कर पाएगा और हमारे टिश्यू को और हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे कि वहां पर इन्फ्लक्शन होगा। स्ट्रेस, बहुत अधिक स्ट्रेस, किसी भी तरह का तनाव जो हम लेते हैं, किसी भी तरह का तनाव जो हो, ओके, मेंटल जिससे प्रेशर पड़ता है, तो स्ट्रेस के कारण हमारे आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ओके, अधिक स्ट्रेस में हमारी आर्टरीज की वॉल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिससे ब्लड का प्रेशर बहुत अधिक लगेगा वॉल्स पे, और ये वॉल्स क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। स्ट्रेस, तनाव हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। पोस्ट मीनोपोज, पोस्ट मीनोपोज मीन्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम मिनार्क बोलते हैं। तो वुमेन्स में 45 या 50 ईयर्स के बाद मेंस्ट्रुएशन रुक जाते हैं, जिससे कि वुमेन्स में हार्ट डिजीज आने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहां पर ईस्ट्रोजन हार्मोन उस टाइम रिलीज नहीं होता है और वुमेन्स में हार्ट डिजीज की कंडीशन अधिक हो जाती है। डायबिटीज, डायबिटीज में अधिक शुगर जो होता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमारी बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन सिक्रेट नहीं करती है, जिससे कि वहां की जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत अधिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी पूरा नहीं कर पाती है। ओके, तो डायबिटीज भी एक हार्मफुल कंडीशन है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इटियोलॉजी। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे कि जो हार्ट की मसल्स है उनमें इंफ्रक्शन हो रहा है, हार्ट की मसल्स क्या हो रही है? डेड हो रही है। तो ऐसे कौन कौन से कारण है? पहला कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एक आपने सुना होगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। ओके, एक क्या होता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का ही क्लासिफिकेशन ये है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की या फिर हमारे बॉडी की जो अन्य आर्टरीज है उनमें स्टिफनेस आना, उनकी हार्डनिंग होना, तो उसी का पार्ट क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज होती है, ठीक है, सपोज हमारी हार्ट की कोई कॉर्नरी आर्टरी है, तो लंबे टाइम में ये होता है, इसमें क्या होगा? कोई फैटी सब्सटेंस, फैट्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड का प्रोसीजर है, जिसमें कि जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी होती है, जो हमारे हार्ट की सेल्स को, टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती है, उनमें कुछ फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो जो ब्लड पहले नॉर्मल अमाउंट में फ्लो कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बन चुका है? प्लेक फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गया, ग्रीसी मटेरियल। ओके, यहाँ पर कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, जो कि किससे बनता है? लिपिड से, कोलेस्ट्रॉल से, फैट से, और भी अन्य पदार्थ इसमें होते हैं, जो कि इस आर्टरी की, कॉर्नरी आर्टरी की वॉल को
हार्ड कर देगा और ब्लड का फ्लो कम हो पाएगा। तो ये यहाँ पर ये कॉर्नरी आर्टरी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो रुकावट के कारण क्या होगा, जो हार्ट के जो आर्टरीज एंड टिश्यू है, यहाँ पर हार्ट के जो सेल्स एंड टिश्यू है यहाँ पर, इनको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिससे कि ये डाई हो जाएंगी, यहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा और ये सेल इंफ्रक्टेड हो जाएंगी, हार्ट की इस रीजन की सेल जहां पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा है हमारा कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कब होता है, अगर मान लीजिए ये जो प्लेक है ये हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन जो है, तो अगर ये फैट धीरे धीरे बिल्डअप होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये पतली सी लेयर है ऊपर की, जिसको एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं, ओके, जो प्लेक के ऊपर की पतली सी लेयर है जिसने इसको कवर किया है, इसको हम एंडोथीलियम लेयर बोलते हैं। तो कुछ टाइम बाद ये लेयर क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और यहां से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। अब हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि जहां पर भी बॉडी में कटे पार्ट से या कहीं पर वुंड हो गया है, चोट लग गई है, वहां से ब्लड निकलता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ब्लड को रोकने की कोशिश करती है। तो वही प्रोसीजर हमारी बॉडी की सेल्स यहाँ पर अपनाएंगी और यहाँ पर प्लेटलेट्स इसको क्या करने की कोशिश करेगी, खून को रोकने की कोशिश करेगी और यहाँ पर और भी प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे कि यहाँ क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस मतलब होता है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना, और ये ब्लड क्लॉट अभी एक ही जगह इकट्ठा है, मतलब यहाँ से इसकी पोजीशन अभी चेंज नहीं हो रही है, ये एक सामने ही है। तो इस ब्लड क्लॉट ने क्या करा, पूरी आर्टरी को क्या कर दिया, ऑक्लूड कर दिया, पूरी आर्टरी का रास्ता क्या कर लिया, ब्लड का रोक लिया है। तो थ्रोम्बोसिस में अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के, क्योंकि अब ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होंगे, सेल्स एंड टिश्यू क्या जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट कारण है कोरोनरी एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म सेम में। थ्रोम्बोसिस में जो ये क्लॉट है ये एक सामने इकट्ठा है, मतलब ये यहां से मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसको हम थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। अगर ये क्लॉट, ओके, अगर ये क्लॉट ब्लड के साथ बॉडी के अन्य पार्ट्स में फ्लो कर रहा है, देखिए जैसे ये हमारी कोई भी आर्टरी है और ये क्लॉट यहां से हट गया है, थ्रोम्बोसिस यहां से हट गया है और ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये क्लॉट अगर ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है, या फिर ये एयर बबल भी हो सकता है जो ब्लड के साथ फ्लो करते करते हमारी बॉडी की किसी भी आर्टरी में पहुंच सकता है, तो उसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। ऐसा क्लॉट जो कि मूवमेंट करता है ब्लड के साथ, इससे स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर ये हमारी ब्रेन की आर्टरीज तक चला गया तो। ठीक है, तो थ्रोम्बस मींस ब्लड क्लॉट, और ऐसा क्लॉट जो ब्लड के साथ मूव कर रहा है उसको हम एम्बोली बोलते हैं। ओके, एम्बोली मींस अ ब्लड क्लॉट या फिर एयर बबल जो कि ब्लड के साथ मूव कर रहा है। नेक्स्ट है कोरोनरी स्पाज्म, नैरो। स्पाज्म मींस वो आर्टरीज जो स्पाज्म हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, जहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुका आर्टरीज का। ओके, जो नॉर्मल आर्टरीज थी वो क्या हो चुकी है, अब उनमें ऐंठन आ चुकी है। ओके, वो ऐसे ऐंठ चुकी है। तो कोरोनरी स्पाज्म मतलब आर्टरी की नर्विंग क्यों होती है, तो कभी ठंड के कारण, या जो पर्सन बहुत अधिक स्ट्रेस लेता है और जो बाहर से हार्मफुल ड्रग्स वगैरह को यूज करता है, कोकीन हो गया, एम्फेटामिन्स हो गए, ये हमारे हार्मफुल ड्रग्स है, तो इससे भी क्या होगा, ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी इंफेक्शन। हमारी कोरोनरी आर्टरी में इंफेक्शन होना, हार्ट में इंफेक्शन होना, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस और ये बहुत सारे अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जैसे कि सुना होगा आपने एंडोकार्डाइटिस हो गया, पेरिकार्डाइटिस हो गया, तो ये हार्ट की मसल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। नेक्स्ट है प्रीवियस हार्ट सर्जरी। अगर किसी पेशेंट की पहले की कोई ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो और उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट, अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो ना करा हो, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली फॉलो ना करे हो, तो उसको आगे आने वाले चांसेस में हार्ट की बीमारी की दिक्कत और अधिक बढ़ सकती है या फिर दोबारा हो सकती है। तो ये हमारी क्या आती है, इटियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रक्शन को। मायोकार्डियल इंफ्रक्शन हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का कौन सा वो रीजन है, कौन सा वो
एरिया है जहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। उसके एनाटॉमिक रीजन पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। पहला है एंटीरियर रीजन। हमें पता है कि जो हमारा कॉर्नरी सर्कुलेशन है ये हमारा असेंडिंग आयोटा से स्टार्ट होता है, जिसकी एक ब्रांच राइट कॉर्नरी आर्टरी में आती है। नेक्स्ट ब्रांच हमारी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, जो दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एक हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग वाली आर्टरी है, ओके, जो हमारी ये वाली आर्टरी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये हमारे हार्ट के एंटीरियर रीजन को, मींस फ्रंट रीजन को ब्लड सप्लाई देती है। तो अगर इस एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हार्ट का जो एंटीरियर रीजन होगा वहां पर मायोकार्डियल इंफ्रक्शन होगा। दूसरा है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मीन्स पीछे के भाग को, ठीक है। तो जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है ये ना हार्ट के इंफीरियर रीजन को, नीचे वाले पार्ट को, एंड पोस्टीरियर रीजन को क्या करती है, ब्लड सप्लाई देती है। तो यहां पर अगर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन है, कोई प्लेक फॉर्मेशन है, तो ब्लड प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगा। तो यहाँ की मायोसाइट्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। कौन से रीजन की, पोस्टीरियर की। लेटरल, जो साइड में है हार्ट के, ठीक है, लेटरल साइड में जो ब्लड सप्लाई देती है वो हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी देती है। अगर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हार्ट के लेटरल साइड में ब्लड प्रॉपर्ली नहीं जाएगा, ठीक है, और वहां के मायोसाइट्स क्या जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। सेप्टम जो भाग है वो हमारे हार्ट का जो मिडिल मसल्स होती है, ठीक है, जो मिडिल लेयर ऑफ मायोसाइट्स होती है, यहाँ पर हमारी मसल सेल्स होती है, इसको जो ब्लड सप्लाई देती है वो 1/3 सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से मिलता है और 2/3 पोर्शन हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से मिलता है। तो सेप्टम रीजन की मायोसाइट डैमेज होंगी अगर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में या फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया है हमने अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ डैमेज, मतलब कितने डिग्री का, कितना प्रभाव उसमें डैमेज हुआ है, ठीक है, कितना ज्यादा मायोसाइट्स क्या हुई, डैमेज हुई है। तो इसका फर्स्ट है जोन ऑफ इंफ्रक्शन। इंफ्रक्शन का मतलब ही है कि वहां की जो सेल्स है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। यहाँ पर ये डायग्राम है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉर्नरी आर्टरी क्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो यहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गया है, ओके। तो हार्ट के, मान लो हार्ट के एंटीरियर रीजन में, मीन्स फ्रंट रीजन की जो मायोसाइट्स है वो डैमेज हो रही है, वहां ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। तो जोन ऑफ इंफ्रक्शन उस पार्ट को कहेंगे जहां की जो सेल्स है पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। ये जो मैंने पूरा ब्लैक पोर्शन बना रही हूं ये हमारा क्या है, जोन ऑफ इंफ्रक्शन है। मीन्स यहाँ की सेल कंप्लीटली नेक्रोस्ड हो चुकी है, ओके। डेथ ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल्स के डेथ हो चुकी है, वहां की सेल्स पूरी तरीके से नेक्रोस्ड हो चुकी है ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया। वहां पर पूरी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। लंबे टाइम तक अगर इस्कीमिया की कंडीशन बनी रहेगी तो वहां का सेल्स क्या जाएंगे, डेड हो जाएंगे, वहां के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है लंबे टाइम से। ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब जो जोन ऑफ इंफ्रक्शन है वहां की मायोसाइट्स को हम पुनः उसी ही स्थिति में वापस नहीं लेके आ सकते। वहां की सेल्स कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। अब चाहे वहां प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंच भी जाएगा या फिर ऑक्सीजन अगर वहां प्रॉपरली मिल रहा है तब भी उन सेल्स को हम दोबारा उसी स्थिति में वापस नहीं लेके आ सकते। जोन ऑफ इंजरी, ओके, जहां पर इंफ्रक्शन हुआ है वहां का थोड़ा बहुत प्रभाव कहां देखने को मिल रहा है, जोन ऑफ इंजरी में देखने को मिल रहा है, ओके। ये जो इंफ्रक्शन पार्ट है, ये जो डॉट डॉट सा बना रही हूं मैं, ये हमारा जोन ऑफ इंजरी है। तो हल्का बहुत प्रभाव कहां देखने को मिलेगा, जोन ऑफ इंजरी में देखने को मिलेगा। तो मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ नेक्रोसिस, जिन मसल्स ने, जिन मायोसाइट्स ने डेड टिश्यू को पूरी तरीके से सराउंड किया है वो हमारी क्या है, जोन ऑफ इंजरी है। बट दिस कुड बी वायबल इफ ऑक्सीजन इज देयर, मीन्स ये डेड है बट अगर इनको टाइम से प्रॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाएगा तो ये वापस अपनी वाइबल फॉर्म में, अपनी लाइफ फॉर्म में वापस आ सकती है, उसी स्थिति में वापस आ सकती है। तीसरा है हमारा जोन ऑफ इस्कीमिया।
अब जोन ऑफ इस्कीमिया क्या है? इंजरी पार्ट को, जो ये ब्लू से मैंने दिखाया यहाँ पर आपको, वो जोन ऑफ इस्कीमिया है। इंजरी पार्ट को जो सराउंड कर रहा है वो हमारा इस्कीमिया रीजन है। मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ इंजरी, ओके, जो इंजर्ड पार्ट को सराउंड कर रहा है वो वाली मसल्स, दे कुड बी इस्केमिक, मीन्स वो इस्केमिक हो सकती है अगर उनको प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन ना मिल पाया। फिलहाल ये क्या है? वर्किंग है, ये थोड़ा बहुत क्या है? वर्किंग है, ये कंडीशन में है कि ये सेल्स, ये मायोसाइट थोड़ा बहुत फंक्शन कर रही है, बट अगर इन्हें भी कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन ना दिया गया तो ये डेड हो सकती है, बट ये वर्किंग है। इट मीन्स सबसे डेंजरस जोन जो है वो हमारा कौन सा है? जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन। उसका थोड़ा बहुत प्रभाव कहाँ देखने को मिल रहा है? जोन ऑफ इंजरी में। और इस्केमिक सेल क्या है अभी फिलहाल? वाइवल। हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे? अकॉर्डिंग टू लेयर्स ऑफ हार्ट मसल्स। मीन्स हार्ट की कौन सी लेयर जो है मसल्स की वो इन्वॉल्व है जहां पर इन्फेक्शन हुआ है, नेक्रोसिस हुआ है। तो मान लीजिए हमारा हार्ट है, ओके, तो इसका हम लेफ्ट वेंट्रिकल के रीजन को ले रहे हैं। अगर हम हार्ट को ट्रांजेक्शनली ऊपर से कट करते हैं तो हम अंदर की मसल्स को देख रहे हैं, ओके, अंदर की मसल्स को देख रहे हैं, तो उसकी कौन सी लेयर कितनी इन्वॉल्व है, किस लेयर में कितना इन्फेक्शन हुआ है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं सब एंडोकार्डियल, इसको हम नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो सब एंडोकार्डियम भाग कौन सा होता है? हार्ट की जो आउटर लेयर होती है वो हमारी पेरिकार्डियम होती है। जो हार्ट की मिडिल लेयर है वो कौन सी है? हमारी एंडोकार्डियम। ओके, हार्ट की जो मिडिल लेयर है ये वाली, ये हमारी कौन सी है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। अब हार्ट की जो आउटर लेयर है वो बहुत ही पतली सी लेयर होती है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अंदर की जो लेयर है वो हमारी एंडोकार्डियम है, और ये हमारे कौन से सेल है? एंडोकार्डियल सेल्स है। मायोकार्डियम को वो भाग जो एंडोकार्डियम से अटैच्ड होता है, ओके, मायोकार्डियम का वो भाग जो एंडोकार्डियम से अटैच्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सब एंडोकार्डियल रीजन। उसे हम बोलते हैं सब एंडोकार्डियल रीजन। तो मायोकार्डियम का सिर्फ 1/3 भाग ही क्या होता है? एंडोकार्डियम से अटैच्ड होता है। बाकी जो 2/3 भाग है वो हमारा पेरिकार्डियम के पास ही होता है। ठीक है, तो इस वाले इन्फेक्शन में क्या होता है? इसमें देखते हैं हम, इन्वॉल्व स्मॉल एरिया इन द सब एंडोकार्डियल वॉल। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की जो मसल्स होती है मायोकार्डियल वाली, उस वो थोड़ा बहुत ही जो सेल्स होती है, मसल सेल्स होती है, वो उसमें इन्वॉल्व होती है। मतलब हार्ट के बहुत ही कम भाग में क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। अगर ये मान लीजिए हमारी कोई बाहर से कोरोनरी आर्टरी है और अभी यहाँ पर बहुत ही कम ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन हुआ है, तो जो अंदर वाली कोरोनरी आर्टरी होती है और भी छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती है जो कोरोनरी की आर्टरी की, वो भी क्या है? ब्लॉक्ड है। तो 2/3 भाग को तो ब्लड सप्लाई पहुंच रहा है, बट जो सबसे अंदर की लेयर है उसको ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। तो वहां की सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। वहां की सेल्स क्या हो जाएंगी? नेक्रोस्ड हो जाएंगी। तो सब एंडोकार्डियल में हमारे हार्ट की थोड़ा बहुत ही मसल्स क्या होती है? नेक्रोस्ड होती है। किसकी? लेफ्ट वेंट्रिकल की, या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टम की, या फिर पेपिलरी मसल्स। ओके, इस वाले सब एंडोकार्डियल को जांच करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट का कई बार ईसीजी कराते भी है, और मेनली इसमें ईसीजी की हमें कोई नीड नहीं होती। ओके, इसको देखने के लिए हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवा देंगे। अगर पेशेंट में सब एंडोकार्डियल भाग में थोड़ा बहुत ही इन्फेक्शन हुआ है तो पेशेंट के जो ब्लड मार्कर है जैसे ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड CK-MB, वो क्या हो जाएंगे? ब्लड में रिलीज जाएंगे। तो हमें डायग्नोस हो जाएगा कि पेशेंट को सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। मींस अभी उसकी थोड़ा बहुत ही मसल्स क्या हुई? इन्फेक्टेड हुई है, और थोड़ा बहुत ही एरिया क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड है, और थोड़ा बहुत मसल्स क्या हो गई है? डेड हो गई है। तो इसमें कई बार हम ईसीजी नहीं कराते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन। नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन।
वो हम अभी देखेंगे इसके बाद। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसम्यूरल। अब ट्रांसम्यूरल में क्या होगा, ट्रांसम्यूरल में धीरे धीरे क्या होगा, बाकी की जो सेल्स है वो कंप्लीट तरीके से नेक्रोस हो जाएंगी। इट मींस हार्ट की फुल थिकनेस ऑफ मसल्स क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, नेक्रोस्ड हो जाएंगी। हार्ट की फुल थिकनेस ऑफ मसल्स डेड हो गई है ट्रांसम्यूरल में। इसके डेफिनेशन है इन्वॉल्व्स फुल थिकनेस ऑफ हार्ट मसल्स, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मेनली जो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो सब एंडोकार्डियल इंफ्रक्शन में नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम पर तो थोड़ी बहुत मसल्स ही क्या हुई, डैमेज हुई है। ज्यादातर पेशेंट 95% केसेस कब आते हैं, जब ट्रांसम्यूरल, जब हार्ट की अधिक मसल्स क्या हो चुकी है, फुल थिकनेस मसल्स क्या हो गई है, डेड हो चुकी है, इन्फेक्टेड हो गई है। अब ट्रांसम्यूरल को जांच करने के लिए हम पेशेंट का ईसीजी कराते हैं। ओके, तो हमारे जो नॉर्मल वेव है ईसीजी की वो कैसे होती है, ये होती है हमारी नॉर्मल ईसीजी वेव। ओके, ये हमारा पी वेव है, ये हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारी टी वेव है। तो हमें ये पता है कि यहां से यहां तक ये हमारा पी आर सेगमेंट है। एस टी सेगमेंट कौन सा है, जो मेन हमको देखना है, हमको एस टी सेगमेंट देखना है। तो ये हमारा क्या है, एस टी सेगमेंट है। ट्रांसम्यूरल इंफ्रक्शन में अगर हम पेशेंट का ईसीजी कराएंगे तो उसमें एसटी सेगमेंट जो होगा वो एलिवेट होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, वो एलिवेट होगा। तो अब जो ईसीजी पेशेंट की आएगी ट्रांसम्यूरल में कैसी आएगी, ये वेव कैसे जाएगी, हल्की बहुत एलिवेट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया है, एसटी सेगमेंट जो रीजन है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। तो ये एलिवेशन होगा। इसमें पेशेंट के जो ब्लड में बायोमार्कर रिलीज नहीं होते, इसमें पेशेंट के ब्लड में कार्डिक मार्कर रिलीज नहीं होते। ओके, सॉरी, इसे हम बोलते हैं कार्डिक मार्कर रिलीज नहीं होते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कई बार हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्रक्शन भी बोलते हैं। किसे, ट्रांसम्यूरल इंफ्रक्शन को। और अगर हम सब एंडोकार्डियल में ईसीजी कराते हैं तो कई बार क्या होगा, जो एसटी सेगमेंट है वो क्या आएगा, डिप्रेस्ड आएगा, उसकी वेव ऐसी जाएगी। ओके, ये डिप्रेस्ड फॉर्म में जाएगी उसकी वेव। एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। बट इसमें ईसीजी कराने की कोई नीड नहीं होती सब एंडोकार्डियल में, क्योंकि इसमें कार्डिक मार्कर ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। बट ट्रांसम्यूरल इंफ्रक्शन में हम क्या करते हैं, ईसीजी कराते हैं, जिसमें कि हमें एसटी सेगमेंट क्या मिलता है, एलिवेटेड मिलता है। फोर्थ क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं मायोकार्डियल इंफ्रक्शन का, वो है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ हार्ट मसल इन्वॉल्व। कौन सी लोकेशन की जो हार्ट की मसल्स है उसमें इंफ्रक्शन और नेक्रोसिस हो रहा है, उसके बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो लेफ्ट साइड में हमारी कोरोनरी आर्टरी है, अगर इसमें कोई रुकावट आती है, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन होता है, तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, जिससे कि हार्ट का कौन सा रीजन डैमेज होगा, हार्ट का एंटीरियर और सेप्टर रीजन डैमेज होगा। क्योंकि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हार्ट के एंटीरियर मींस फ्रंट पोर्शन को, और 2/3 ब्लड कहां पर दे रही है, सेप्टम में दे रही है। तो अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एंटीरियर भाग जो होगा हार्ट का, उसमें इंफ्रक्शन होगा, वहां पर डैमेज आएगा। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो ब्लड देती है वो कहां पर देती है, हार्ट के पीछे की साइड में, हार्ट के पोस्टीरियर रीजन में ब्लड सप्लाई देती है, और लेटरल साइड में। ठीक है, हार्ट के लेटरल साइड में, और कुछ ब्लड पोस्टीरियर साइड में देती है। अगर यहां पर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन है तो जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगा, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहां नहीं मिल पाएंगी, हार्ट के लेफ्ट मसल्स को नहीं मिल पाएंगी, तो वहां की मसल्स में इंफ्रक्शन होगा। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट कॉर्नरी आर्टरी। अगर राइट साइड की कॉर्नरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कहां की मसल्स इन्वॉल्व होगी, इंफीरियर वॉल की, और कुछ मसल्स कहां की इन्वॉल्व होगी, पोस्टीरियर साइड की भी। तो इंफीरियर वॉल मतलब नीचे की जो वॉल है हार्ट की, वहां की मसल्स में क्या हो जाएगा, इंफ्रक्शन हो जाएगा। उस साइड की जो मसल्स होंगी हार्ट की, उस लोकेशन में वो डाई हो जाएंगी, वो नेक्रोस्ड हो जाएंगी। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था मायोकार्डियल इंफ्रक्शन को, जिसमें हमने इसके डेफिनेशन, इसके कॉजेस एंड इसके टाइप्स देखे।
So please stay connected for the part 2 of myocardial infarction.